हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का बोर्ड में आने वाला पेपर, जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 में बच्चों, अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ऐसा इस वीडियो में मिलेगा जो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिलता होगा किसी के। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों, वो कौन जाने जाते हैं? तो सर जी, वो तो जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अच्छा बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी का आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। पहला ही पार्ट है मित्रता, तो आप इनका जीवन परिचय जरूर से जरूर याद करेंगे। ओके बच्चों। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो बच्चों, ऐसा कौन सा रेखा चित्र है? तो आपने पढ़ा है कि सर, अतीत के चल चित्र। अब सर जी, महादेवी वर्मा से आपके पेपर में कौन कौन सी रचनाएं पूछी जा सकती हैं? तो बच्चों, 3-4 रचनाएं पूछी जा सकती महादेवी वर्मा की। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को और क्या सर जी बोला जाता है? महादेवी वर्मा जी को और क्या सर जी बोला जाता है? तो वो मैं बच्चों आपको बताने वाला हूँ कि महादेवी वर्मा जी को क्या बोला जाता है। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी को छाया युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावादी युग की मीरा। छायावादी युग की मीरा बच्चों महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है और लिख लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जो आपके पेपर में आती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनकी प्रमुख बच्चों रचनाएं जो हैं, निहार है। निहार, निहार आपके बोर्ड पेपर में पूछी जा सकती है। नीरजा, नीरजा। और एक बच्चों और महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा। दीप शिखा, यही बच्चों आपके पेपर में पूछी जा सकती है महादेवी वर्मा से। अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो बस वो यही सारे क्वेश्चन हैं जो बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 3, कोणार्क के रचनाकार हैं। तो बच्चों, कोणार्क के जो रचनाकार हैं वो जगदीश माथुर हैं। ठीक है, कौन है सर? जगदीश माथुर। आप याद कर लीजिएगा इन्हें। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्योरिटी है कि ये किसी न किसी सेट में आपके 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करिएगा। चलो चांद पर चलें जो है वो भैया जयप्रकाश भारती जी की रचना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सर जी। अब जयप्रकाश भारती जी की जो रचनाएं हैं आपके पेपर में जो पूछी जाने वाली हैं वो मैं आपको लिखे देता हूँ। जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा बच्चों, ये बहुत फेमस है। इसके बाद अंधेरे का अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक, ये भी बच्चों जयप्रकाश भारती जी की रचना है। ये दो रचनाएं आपको तो अच्छे से याद ही कर लेना है। ठीक है, और 3 रचनाएं इनकी आपकी हो गई। तो बच्चों, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाए और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया कर पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, तूफानों के बीच रचना की विधा है।
तूफानों के बीच। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसकी जो विधा है वो रिपोर्टर्स है। कौन सी है? रिपोर्टाज। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। केशव दास किस काल के कवि हैं? छठवां नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो वो जो केशव दास जी जो कवि है वो रीतकाल के हैं। किस काल के हैं? रीतकाल के हैं। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते जाइए, ताकि ये अगर आप नोट डाउन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो समय बचा नहीं है, अब बहुत ही कम समय है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 7। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो बच्चों भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। अब सर मैथिली शरण गुप्त जी से जो बनने वाली रचनाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी जाने वाली हैं वो हैं जैसे साकेत, साकेत, साकेत हो गया, पंचवटी, ठीक है, यशोधरा, यशोधरा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सारी रचनाएं हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों इन्हीं से ही आपके पेपर में आता है, कहीं विदेश से थोड़ी आता है यार। आप अच्छे से ट्राई करिए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। भारतेंद्र युग की, भारतेंद्र युग की समय अवधि है। तो बच्चों भारतेंद्र युग की जो समय अवधि थी वो 1868 से 1900 तक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सर जी हमारा ऑप्शन बी एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो भैया आपने पढ़ा है ना बहुत समय से कि कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इससे आप याद कर सकते हैं कि कमायनी बच्चों जो है सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 10। तो कौन है? तो घनानंद जी हैं बेटा। कौन है? घनानंद जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जिया बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में से रस है, कौन सा रस है इसमें बच्चों? तो लग रहा है बच्चों इसमें देखो आपके सिलेबस में करुण और हास्य रस हैं 2। तो सर जी जब दुख की बात होगी तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण। ठीक है, करुण रस हो गया। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है सर जी, शोक। अच्छा हास्य रस का सर जी क्या होता है? हास। क्या होता है बेटा? हास। तो ये आप याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्यों आँख खूनी सब देखिए आँख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सर जी हमारे सिलेबस में तो 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इन्हीं में से 3 होगा। मन मानो जन जानो ये सब मिल जाए तो उत्प्रेक्षा होता है, सा सी से सरिस दिख जाए तो उपमा होता है। तो सर जी इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो मतलब सर जी ये कैसा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चों पहले और तीसरे चरण में, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में बच्चों 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14। 14 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है बच्चों? सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं बच्चों। अब अच्छा सर तो उपसर्ग है,
तो क्या है, शब्द के पहले क्या लिखा, सुधन गम, सुगम, तो मतलब सर जी सु है। सही आंसर क्या हो गया सर जी, सु हो गया। जल्दी से बताइए क्या हो गया सर जी, सु हो गया भैया। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। नौ रत्न समास है। अब बच्चों नौ मतलब गिनती आ जाए, जिसमें गिनती आ जाए वो उसमें बच्चों द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, जल्दी से बताओ बच्चा, कौन सा समास होता है, द्विगु समास सर जी होता है, जिसमें गिनती आ जाए। जैसे चौराहा, देखो चार आ गया, चौराहा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू, धरा, वसुधा, प्रसून, तो कौन बच्चों नहीं है, प्रसून नहीं है सर जी, प्रसून नहीं है। तो सर जी ये प्रसून किसका है, तो प्रसून मेरे प्यारे बच्चों फूल का है। किसका है, फूल का है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। त्वम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो बच्चों इसमें जो आपकी विभक्ति और वचन बताना है, तो द्वितीय विभक्ति और एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने, 8। अच्छा सर जी रचना के आधार पर अगर पूछ लिया जाए, किसके आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के सर जी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता होती है किसकी, क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो सर जी जब कृत मतलब कर्ता, जिसमें कर्ता की बात हो, कर्ता की बात हो, वही कृतवाच्य होता है बच्चों, कर्ता। सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा सर जी कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न पर। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं विकारी, अविकारी, प्रत्यय पद, अव्यक्त पद, अव्यय पद, अव्यय पद। तो बच्चों देखो, जिनके अलग अलग, अलग अलग मतलब उनमें चेंजमेंट हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जिसमें बिगाड़ हो जाए, मतलब बिकारी, मतलब बिकारी, मतलब सर जी बिकारी मतलब बिगाड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।